तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया ने अफ्रीका में अपनी मौजूदगी जो है उसको मजबूत किया। साथ ही इन्होंने इस बार चाइना को भी आप कह सकते हैं पीछे छोड़ा है। यहाँ पे इंडिया सिक्योरिटी, ट्रेड, बिजनेस, एजुकेशन इन जैसे पैक्ट्स के जरिए अफ्रीका में अपने रिश्ते आप कह सकते हैं वो मजबूत कर रहा है और इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है उसको वो बढ़ा रहा है। तो अफ्रीकन यूनियन डे को हाल ही में मनाया गया था और अफ्रीका ने इसी के साथ अपने 61 इयर्स पूरे किए हैं एज अ यूनियन। 1963 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की शुरुआत हुई थी और फिर जुलाई 2002 में अफ्रीकन यूनियन में वो ट्रांसफॉर्म हो गया। देखिए, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने यहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कई चैलेंजेस फेस किए हैं और अक्सर वो एक्सटर्नल सपोर्ट्स पर आप कह सकते हैं डिपेंड रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो अफ्रीकन यूनियन का पीस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो 5 पिलर्स पर बना है, लेकिन इसमें एक क्लियर मैरीटाइम डायमेंशन की कमी है, ऐसा आप कह सकते हैं। अफ्रीकन यूनियन का ज्यादातर काम इंटरनल थ्रेट्स पर फोकस करता है, जिससे मैरीटाइम इश्यूज को एड्रेस करने की कैपेसिटी में कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी दिखाई देती है। देखिए, यहाँ पे साउथ से साउथ ईस्ट की तरफ इंडियन ओशन रीजन आता है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट इंडिया, चाइना और बाकी देशों का आप कह सकते हैं ध्यान अपनी तरफ खींचता रहता है। ये दोनों कंट्रीज जो है यानी इंडिया और चाइना, ये यहाँ पर नजर रखे हुए, क्योंकि ये यूरोप और इंडियन ओशन तक एक तरह का आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसीलिए लगभग सारे देश आप कह सकते हैं इस रीजन में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है विद 54 कंट्रीज। यहाँ पे आगे आने के जो चांसेस है, प्रोग्रेस करने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे काफी क्वांटिटी में आप कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, बाकी चीजें भी पाई जाती हैं। अगर हम देखेंगे तो 21st सेंचुरी के पहले डिकेड में गल्फ ऑफ एडन के आसपास, खासकर सोमालिया के पास पायरेसी जो है वो काफी हद तक आप कह सकते हैं बढ़ गई थी। इस वजह से शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कई फ्लैटलस डिप्लॉय करने पड़े। ये इशू कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ये भी दिखाता है कि पीस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सोमालिया में कोहेरेंस मेंटेन करने में कहीं ना कहीं फेल हुआ। हालांकि बहुत इंटरनेशनल एफर्ट्स भी यहाँ पे लगाए गए थे। फिर जब पायरेसी पे कंट्रोल हो गया तब इंडो पैसिफिक रीजन में अब सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का प्राइमरी फ्रेमवर्क बन गया है। देखिए, यहाँ पे इंडिया, जापान और फ्रांस जैसी कंट्रीज ने अपने इंडो पैसिफिक पॉलिसीज को ईस्ट एंड साउदर्न अफ्रीका के किनारे तक बढ़ाया है। इंडिया इन पर्टिकुलर हैज शोन इंक्रीज्ड इंटेंट इन दिस एरिया। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि जापान का एक बेस जिबूती में है, जबकि फ्रांस का जिबूती और उसके साउदर्न इंडियन ओशन आइलैंड्स में मोर रोबस्ट प्रेजेंस है विद बेसिस। अब इंडिया ने इन दोनों कंट्रीज के साथ यानी फ्रांस के साथ भी और जापान के साथ भी अरेंजमेंट्स किए हैं, अपने जो रिलेशंस है उनको भी काफी अच्छा किया है ताकि वो इन बेसिस को यूज करे। और अब कहीं ना कहीं इंडिया भी इस रीजन में कंसिस्टेंट प्रेजेंस रखता है। अब ट्रेडिशनली इंडिया की नेवल डिप्लॉयमेंट जो है वो मॉरिशस और सेशल्स से जुड़ी होती थी, जो कि मदागास्कर तक एक्सपेंड हुई। अब इंडिया के साथ मोर रोबस्ट रिलेशंस है विद कंट्रीज ऑन द कोस्ट, जहां अब इंडियन शिप्स अक्सर उनके पोर्ट्स पर गुडविल मिशंस के लिए जाते रहते हैं। अब पैंडेमिक के दौरान भी इंडियन शिप्स ने रेड सी तक के देशों को फूड और मेडिकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की। इंडिया की नेवल प्रेजेंस और एम्फेसिस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ पर इस रीजन में आप कह सकते हैं इनवैल्यूएबल साबित हुई है। यहाँ पे इंडिया ने इंडो पैसिफिक विचारधारा में भी ईएसए यानी ईस्टर्न साउदर्न अफ्रीका को शामिल करने के अलावा रीजनली और बायलेटरली भी एक्ट किया ताकि वो अफ्रीका को अहमियत दे सके। जैसे हमारे पीएम मोदी जी ने अपनी 2018 की युगांडा पार्लियामेंट स्पीच में वादा किया था। नाउ गिवन इंडियाज इंपॉर्टेंस टू द इंडो पैसिफिक, हमारी अफ्रीका पॉलिसी भी इंडो पैसिफिक पॉलिसी के साथ आप कह सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट होने लगी। रीजनली इंडिया ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA के जरिए से काम किया। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी है, उन्होंने अक्टूबर 2023 में कोलंबो में IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद कहा था कि देखिए, हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है रीजनल प्रायोरिटी को बढ़ावा देना और इंडियन ओशन को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव हार्मोनाइज्ड रखना विद द UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। देखिए, यहाँ पे इंडिया की कमिटमेंट इंडियन ओशन नेशंस के वेलबींग और प्रोग्रेस में फर्स्ट रेस्पॉन्डर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और दी सागर आउटलुक पर बेस्ड है। ये जो इंडियन ओशन है, ये आप कह सकते हैं ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज के लिए एक सिग्निफिकेंट वाटरवे है।
जो 23 देशों में से, जिसमें लगभग सभी अफ्रीकन कोस्टल नेशंस भी शामिल है। अब एक रीजनली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है जो इंडिया की रीजनल व्यू सागर पर बना है और इसे इंडिया की इंडो पैसिफिक पॉलिसी में एनमिश किया गया है। इंडिया जो है वो IORA को एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के साथ रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए है। ये थीम्स 2015 की समिट में भी अफ्रीका के साथ डिस्कस किए गए थे। हाल ही में मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी और ब्लू इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे कि पायरेसी, ड्रग रनिंग, इलीगल माइग्रेशन और मैरीन पोल्यूशन सामने आए हैं और इंडिया का रीजनल कंट्रीज के साथ कहीं ना कहीं एंगेजमेंट भी बढ़ रहा है जो कि मैरीटाइम कोऑपरेशन पर यहाँ पे फोकस्ड है। अगर हम देखेंगे तो इंडिया के जो इंटरेक्शंस है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ वो स्ट्रेटेजिकली इंक्रीज हुए हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने 2023 के ब्रिक्स समिट में इथोपियन और साउथ अफ्रीकन लीडर से यहाँ पे मुलाकात की थी और तंजानिया और कीनिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए और मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट ने वाइब्रेंट गुजरात समिट भी अटेंड की। इंडिया ने मोजाम्बिक के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया है। ट्रेनिंग और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की इच्छा के साथ साथ यहाँ पे मोजाम्बिक के एनर्जी सेक्टर में भी इंडिया ने बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। कहीं ना कहीं मोजाम्बिक के डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करने से काबो डेलगाडो में इंसर्जेंसी में हमें यहाँ पे मदद मिलेगी और हम साथ ही में तंजानिया और कीनिया के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन पर जॉइंट स्टेटमेंट, बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने का फ्रेमवर्क बना रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इथोपिया जो है वो इंडिया के साथ सिमिलर कोऑपरेशन की तलाश में है और एक बड़े सिग्निफिकेंट मूव के साथ इंडिया ने अफ्रीका में 18 न्यू एम्बेसीज खोली है जिनमें एरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया शामिल है और इसी के साथ इंडिया ने यहाँ पे अपनी जो प्रेजेंस है इस रीजन में उसको अब कह सकते हैं कि उन्होंने दुगना किया है। अब जो है हमें इथोपिया, जिबूती, तंजानिया, मोजाम्बिक और रवांडा में डिफेंस अटैचेस के न्यू पोजीशंस की मान्यता दी गई है जो कि साउथ अफ्रीका और कीनिया में एग्जिस्टिंग वंस को और भी बढ़ा देगा। देखिए ये जो फैसला है ये इंडियन ओशन के अक्रॉस पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एंगेजमेंट को बढ़ाने का एम कहीं ना कहीं रखता तो है। यहाँ पे इंडिया तैयार है रीजनल मिलिट्रीज को मजबूत करने के लिए, ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट करने के लिए, जिनकी कैपेसिटी और बजट जो है वो फिलहाल कुछ समय के लिए लिमिटेड है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक इश्यूज है उनके कारण इन लिटरल स्टेट्स में डिफेंस स्पेंडिंग ने रुकावट का सामना किया जिसके कारण उनके मिलिट्रीज जो है वो आप कह सकते हैं छोटे और लिमिटेड इन्फ्लुएंस यानी कम प्रभाव वाली है। इंडिया यहाँ अपने न्यू मिशंस, मोर डिप्लॉयमेंट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का जो यहाँ पे एक क्लियर इंटेंट रखता है। इंडिया के जो अगले कदम है वो इंडियन ओशन लिटरल स्टेट्स के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने में यहाँ पे मदद करेगा। साथ ही मॉरिशस, सेशल्स और मदागास्कर के साथ संबंध अच्छे से यहाँ पे हमारे डेवलप भी हो रहे हैं। साथ ही इंडिया के संबंध मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, युगांडा और रवांडा के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं। इंडिया का FDI को बढ़ावा देना और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया के ग्रोइंग इंटरेस्ट दिखाता है। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स की अगर हम बात करें तो उसमें शामिल है जंजीबार और तंजानिया में पहला IIT खोलना, युगांडा में एक फॉरेनिक साइंस यूनिवर्सिटी और रवांडा में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर। ये इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं इन कंट्रीज में युवाओं के सहायता के लिए, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए न्यू एंथुसिज्म को दिखाता है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक सक्सेस जो है वो नोटेबल है। अफ्रीका की यंग पॉपुलेशन को ऐसे सपोर्ट की जरूरत भी है। इंडिया की सभी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स जैसे कि नेवी के थ्रू गुडविल विजिटर्स, फूड, वैक्सीन और मेडिसिन डिलीवरी ड्यूरिंग पैंडेमिक, इन सारे एफर्ट्स ने एक जबरदस्त असर छोड़ा है। ये एफर्ट्स आगे भी अब जारी रहने चाहिए ताकि रीजनल रिलेशनशिप जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग बने रहे। और यहाँ पे इंडिया को साथ ही में ये भी देखना होगा कि वो रूपी डिनोमिनेटेड क्रेडिट लाइन से इन कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करे। ऐसे में हार्ड करेंसी का इशू भी यहाँ पे सॉल्व होगा और इंडिया की इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। चाइना के हाई कॉस्ट लोन्स और इक्विपमेंट के मुकाबले इंडिया की ये स्ट्रेटेजी इन कंट्रीज को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और इंडिया को एक तरह का बहुत ही बड़ा फायदा यहाँ पे मिलेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।